नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग 6 क्लास के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने साइंस को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखे हैं, साइंस को नहीं देखे हैं, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए, आज हमारा अध्याय 1 है। आज का टॉपिक है क्या, कब और कहाँ और कैसे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। रसीदा का सवाल, रसीदा नाम की एक लड़की है। तो रसीदा का सवाल क्या है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। ठीक, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। किस पे पड़ी? एक सुर्खी पर पड़ी जो 100 साल पहले थी। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले ये क्या हुआ था। उसको ये पता चल वो सोचने लगी कि इतने वर्ष पहले, 100 साल पहले, या जो भी 50 वर्ष पहले, किसी को कैसे पता चलता है कि ये इतने वर्ष पहले क्या है। कैसे पता लगाएं? ठीक है, कैसे पता लगाएं। अब आइए हम लोग कैसे पता लगाते हैं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, आप क्या करते हैं? रेडियो सुन सकते हैं, या फिर टेलीविज़न देख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आप अखबार पढ़ सकते हैं। यही कर सकते हैं, या किसी से कुछ सुन भी सकते हैं, बात बात करके। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो, याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? आइए देखते हैं कि अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत के बारे में बहुत कुछ क्या हो सकता है, जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, यानी आखेटक मतलब शिकारी को कहते हैं, आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि पहले जैसे जैसे क्या लोग करते थे, कैसे आखेटक थे, शिकारी कैसे करते थे, कैसे पशुपालक थे, कैसे लोग पशु पालते थे, कैसे कृषि कृषि करते थे, कैसे लोग शासक करते थे, पहले के राजा महाराजा कैसे शासन किया करते थे। तो इन सब के बारे में हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल भी खेलते थे और कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे उस समय। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब देखिए कि लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र एक, जो पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी घाटी का पता लगाना है। नर्मदा नदी घाटी का पता लगाना है। ठीक, अभी हम आपको पृष्ठ दिखाएंगे, मानचित्र दिखाएंगे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुछ क्या थे? कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से क्या थे? परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से क्या करते थे? संग्रह किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे। वे जानवरों का आखेटक यानी शिकार भी किया करते थे। जानवरों को क्या करते थे? शिकार भी किया करते थे। अब देखिए क्या कह रहा है कि अब आप उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए। अब क्या कीजिए, आप उत्तर पश्चिम में, कहाँ पे? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का क्या कीजिए, पता लगाइए। अभी मैप हम दिखाएंगे आपको। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या किया था? गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। सबसे पहले उपजाई जाने वाली फसलें कौन है? गेहूं तथा जौ। गेहूं तथा जौ सबसे पहले उपजाई जाने वाली फसलें हैं। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने गेहूं और जौ तो फसल को उपजाना स्टार्ट किया ही था। साथ ही साथ क्या किया था कि भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को भी क्या किया था? पालतू बनाना स्टार्ट किया था। ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग गाँव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। उस समय तो इतना डेवलप नहीं था कि शहर विकसित हो।
उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है। उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी? गारो पहाड़ी। तथा मध्य भारत में किस पहाड़ी का? विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था वे स्थान कहाँ थे? विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये आपका पहाड़ी, ये आपका मानचित्र दिखाया गया है। यहाँ पे आपको क्या 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 हुआ था? ये किरथल की पहाड़ियाँ और सुलेमान की पहाड़ियाँ, यही पता लगाने के लिए बोला गया था। ये किरथल की पहाड़ियाँ और सुलेमान की पहाड़ियाँ है, ठीक है। और यहाँ पे उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा पहाड़ी है? ये गारो पहाड़ियाँ हैं। गारो खासी पहाड़ियाँ हम जानते हैं मेघालय में स्थित है। गारो खासी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आपका विंध्य पर्वतमाला है, विंध्य पहाड़ियाँ हैं बीच में है, ठीक है। मध्य भारत में है, विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत बहुत कुछ है यहाँ पे आपको देखने के लिए। यहाँ पे ये अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे लक्षद्वीप है, और सबसे नीचे कौन सा है? सबसे नीचे हिंद महासागर है। सबसे नीचे क्या है? हिंद महासागर है, ठीक है। ये सभी नदी को दिखाया गया है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, बाद में वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। यहाँ पे सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, सतलज नदी है और ब्यास नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। इसको सीरियल वाइज आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इसको सजाने के लिए भी पूछ देता है, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान में काबुल नदी है। यहाँ पे गंगा नदी है। गंगा गंगा में दाहिने किनारे से मिलने वाली ये जमुना नदी है। जमुना के साथ ये चंबल नदी है, ठीक है। यहाँ पे सोन नदी भी मिलती है दाहिने किनारे से, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारी नदियाँ हैं। आगे आने वाले क्लास में भी और हम लोग नदी के बारे में भी पढ़ेंगे, डिटेल करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि मानचित्र पर क्या कह रहा है कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। अभी हम लोग सिंधु नदी की तथा इसकी सहायक नदी को पता लगा लिए हैं, ठीक है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं। अब सहायक नदी किसे कहते हैं? जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदी किसे कहते हैं? मान लीजिए कि ये एक नदी जा रही है, ठीक। इसमें छोटी छोटी नदियाँ चारों तरफ से मिल जाती है, दाहिने और बाएं तरफ से मिल जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको सहायक नदी बोलते हैं। सहायक के नाम तो जानते ही हैं कि एक मेन होगा और बाकी दो चार या बहुत सारे क्या होंगे? उसके छोटे छोटे होंगे, उसी को सहायक नदी बोलते हैं, ठीक है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व? लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर क्या हुए थे? फले फूले थे, विकसित हुए थे, डेवलप हुए थे। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का क्या हुआ था? विकास जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास हुआ था, नगर डेवलप हुआ था, ठीक है। लगभग कब? तो 2500 वर्ष पूर्व में हुआ था, ठीक है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है, इसकी पता लगाना है। गंगा के दक्षिण में गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, प्राचीन काल में क्या होता था? मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। क्या कह रहा है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में क्या हो गया है? बिहार हो गया है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना क्या हुआ था? किया गया था, ठीक है। आगे क्या करे कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या करते थे? यात्रा करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा करने के लिए, यात्रा क्या था? उनके लिए असंभव नहीं था। इतना इतना पहाड़ी और पर्वत या रेगिस्तान होने के बावजूद भी क्या करते थे? उनके लिए जोखिम भरा तो था, फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। किसी न किसी प्रकार वे अपनी यात्रा को पूरी कर लेते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे? जाया करते थे। कभी कभी क्या होता था? कभी कभी सेनाएं जो थे दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त जो थे व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते थे? जाते थे। धार्मिक गुरु जो होते थे वो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव
तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे क्या करते थे, जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वश भी यात्रा किया करते थे। सबका अपना अपना काम था, अपने अपने काम, अपने अपने विचार के हिसाब से यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को क्या हुआ, जानने का अवसर भी मिला। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, आज जो है लोग यात्रा क्यों करते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए कि एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो और पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र जो है इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना क्या था, आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। याद कीजिए, बहुत सारे हम लोग पढ़े हुए हैं विविध में कि सबसे पहले एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कौन थे, समुद्र को तैरकर पार करने वाले कौन थे, तो सब अलग अलग हम लोग पढ़े हुए हैं। आगे देखिए कि उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पे क्या हो गए, बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को क्या कर दिया, समृद्ध समृद्ध बना दिया, ठीक है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने क्या करने थे, कई कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में क्या किए, एक दूसरे के विचारों से अपनाते रहें, एक दूसरे के विचार सीख करके और सीखते रहें, ठीक है। अब देश के नाम क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है, ठीक है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अब आप अगर आपके पास में एटलस है तो एटलस में किसका किसका पता लगाना है, ईरान और यूनान का पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, कब, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, सिंधु को क्या कहा था, हिंदोस अथवा इंदोस कहा था, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी तथा यूनानी ने सिंधु को क्या कहा था, सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था, ठीक है। सबसे पहले किसने कहा था, ईरानी तथा यूनानी ने कहा था, ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुराना कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, ठीक है। अतीत के बारे में जो भी पुस्तक लिखा गया है उसको हम अगर ढूंढ लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं तो अतीत के बारे में पता चल जाएगा। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो जो पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी उसे पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट, कौन सा, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो है लैटिन शब्द मेनू, लैटिन शब्द कौन सा, मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला हुआ है। मेन कहने का मतलब हुआ कि पांडुलिपि जो हाथ से लिखा जाता था उसी को पांडुलिपि कहा जाता था। जो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से है उसी से निकला हुआ है। ये पांडुलिपियां जो है प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार करके भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ठीक है। ये पांडुलिपि, कुछ पांडुलिपि, ये देखिए पांडुलिपि लिखा गया है ताड़ के पत्रों पे, ताड़ के पत्ता पे ये पांडुलिपि की लिखा गया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इतने वर्षों से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने क्या किया है, खा लिया था, कुछ नष्ट कर दी गई है। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की क्या मिलती है, चर्चा मिलती है, ठीक है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य
कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य किस भाषा में, प्राकृत और तमिल भाषा में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे उस समय। कौन करते थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, चलिए आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि गौतम बुद्ध जो है किस भाषा में उपदेश दिए थे? गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए थे? तथा महावीर स्वामी किस भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृत और पाली दोनों में से बताना है आपको। ठीक है, चलिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका क्या कर सके? पालन कर सके। ठीक है, अभिलेख क्या होता है? अभिलेख जो होता है कठोर सतह पर, जैसे पत्थर उत्थर पर लिखा गया, उसी को अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। भारत में सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास किया था। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण क्या किए थे? उत्कीर्ण करवाए थे। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखा करते थे। ठीक है, ये आपका ठीक है, यहाँ पे लेख लिखा हुआ है। ये क्या है? लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ये जो अभिलेख आपको दिखाई दे रहा है, ये लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, इस शासक के विषय में आप अध्याय 8 में पढ़ोगे। ठीक है, जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जब हम लिखते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां जो है अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। लिपि किससे बनी होती है? अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखते हैं तो लिपि का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला युक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। ठीक है, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। ठीक है, पुरातत्वविद जो थे वो किसका अध्ययन करते थे? पत्थर तथा ईंट से बनी तथा अवशेष और चित्रों पर मूर्तियों का अध्ययन करते थे। और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। यहाँ पे ये दिखाया गया है, बाएं में एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र दिखाया गया है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का भी दिखाया गया है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का भिन्न है। ठीक है, आगे क्या है कि तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। ऐसे तत्व क्या होते थे? ऐसे पदार्थ जो बने होते थे वो क्या होते थे? जो कठोर होते थे, धातु के बने होते थे, वे जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते थे। पुरातात्विक जो है जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। पुरातात्विक का काम ही क्या होता है कि जो प्राचीन काल का जो भी है उसको निकालना, उसको पढ़ना, समझना। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? आगे देखते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं।
स्रोत स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का क्या करते हैं, प्रयोग करके सुराग के रूप में करके अतीत को जगाने का प्रयास करते हैं। अब आइए देखते हैं कि अतीत एक या अनेक, अतीत जो होता है एक या अनेक होता है। क्या आपने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। ठीक है, उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और अलग अलग क्या करते थे, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़ करके, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रहण द्वारा करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी बीजों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में क्या करते हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी मछुआरे संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। वो तो नॉर्मल थे, सिंपल थे, साधारण। वे अपनी लेखा जोखा क्या करेंगे? पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष रह गया है। अब तिथियों का मतलब क्या होता है कि अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के कितने वर्ष के बाद से? 2000 वर्ष के बाद से। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा के पहले यानी ईस्वी पूर्व के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का कक्षा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कक्षा ज़रूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसी प्रकार कक्षा में बने रहिए। हम हमेशा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।